किशोर के साथ एक कमरे के घर में रहा करती थी। उसके बड़े बेटे किशोर ने काफी पहले एक गरीब घर की लड़की से लव मैरिज कर ली थी। गरीब घर की होने के कारण माया और उसकी बेटी दिव्या गंगा को कुछ खास पसंद नहीं करते थे। बारिश का मौसम था, झमाझम बारिश हो रही थी। गंगा अपने आप से कहती है, हे भगवान, 2 दिनों से बारिश हो रही है, धूप निकलने का तो नाम ही नहीं ले रही। अब मुझे इस बारिश में ही कपड़े धोने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, कपड़े धो लेती हूँ और घर के अंदर ही सुखा लूंगी। और ऐसा सोचकर गंगा गिरते पानी में ही अपने घर के बाहर कपड़े धोने लगती है। बेचारी गंगा कपड़े धोते धोते बारिश में भीग जाती है। फिर वो कपड़े लेकर अंदर आती है। तब उसकी सास कहती है, बहू, तूने सारे कपड़े धो लिए। कपड़े तो धुल गए, लेकिन ये सूखेंगे कैसे? धूप का तो कहीं पता ही नहीं है। हाँ माँ जी, लेकिन कपड़े तो धोकर सुखाना पड़ेगा ना। ऐसा करती हूँ, मैं अपने कमरे में ही रस्सी बांधकर कपड़े सुखा लेती हूँ। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। वैसे भी एक कमरे में घर में रह रहकर मैं तो परेशान हो ही गई हूँ। भगवान जाने हमारी गरीबी कब खत्म होगी। ऐसा कहकर माया वहां से चली जाती है। गंगा ने सारे कमरे में रस्सी बांधकर कपड़े फैला दिए। तभी गंगा की नंद दिव्या वहां आती है और ये सब देखकर कहती है, ओहो भाभी, आपने क्या किया? पूरे कमरे में कपड़े फैला रखे। एक ही तो रूम है हमारे घर में, उसमें भी आपने सारे कपड़े फैला दिए। तो मैं क्या करती भला? धूप निकल ही नहीं रही है और कपड़े तो सुखाने ही होंगे। तुम ऐसा करो, तुम बेड पर आराम कर लो, मैं माँ जी के साथ बाहर हॉल में बैठ जाती हूँ। गंगा ऐसा कहकर बाहर चली जाती है। दरअसल उनके घर में पैसों की बहुत कमी थी। दोनों भाई छोटी मोटी नौकरी पर थे और पिताजी रिटायर हो चुके थे। एक ही कमरा होने की वजह से घर में सभी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन की बात है, दोपहर में सभी लोग हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। तभी अचानक से माया का छोटा बेटा विनोद घर आता है। सभी लोगों ने देखा कि उसके साथ एक सुंदर सी लड़की भी थी जो दुल्हन बनी हुई थी। ये देखकर माया बोली, ये सब क्या है विनोद? कौन है ये लड़की? माँ, ये मेरी पत्नी है। मैंने कोर्ट मैरिज कर ली है। क्या कहा तूने? तूने कोर्ट मैरिज कर ली है? हाय हाय, बड़े भाई की तरह तूने भी नाक कटा दी। बिना पूछे उठा कर ले आया किसी को भी। नहीं माँ, आप मेरी बात तो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मेरे लाड प्यार ने आखिर तुझे भी बिगाड़ ही दिया। माँ, मैं तो आपको हमेशा ही कहती थी कि भैया की जल्दी शादी करवा दो, वरना वो भी बड़े भैया की तरह ही ले आएंगे किसी को बहू बनाकर। लेकिन आप मेरी सुनती कहाँ हो? दिव्या, अब जो हो गया है वो जो हो गया। तुम लोगों को इतनी बातें करने के बजाय नई दुल्हन का स्वागत करना चाहिए। अजी, आप तो चुप ही रहिए। काहे का स्वागत? ये शादी कोई हमारी मर्जी तो थोड़ी ना हुई है। सही कहा माँ। दिव्या, अब चुप भी हो जा। जा जल्दी से आरती की थाली ले आ। नई बहू का स्वागत करना हमारी जिम्मेदारी है। अब दिव्या घर के अंदर जाती है और आरती की थाली सजाकर ले आती है। इसके बाद विनोद अपनी पत्नी के चेहरे से घूंघट उठाता है तो उसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। दिव्या कहती है, अरे ये तो मिस्टर सिद्धार्थ कपूर की बेटी जानवी कपूर है ना? माँ, सिद्धार्थ कपूर को शहर में कौन नहीं जानता? वो हमारे शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन है। उनकी फोटो तो आए दिन अखबारों में छपती रहती है, और उनकी बेटी जानवी की भी। बताओ ना भैया, क्या ये जानवी कपूर है? हाँ दिव्या, मैं कब से यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग मेरी सुनते ही नहीं। ये मिस्टर सिद्धार्थ कपूर की बेटी जानवी कपूर है। हम दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन जानवी के पिताजी रेडी नहीं थे, इसीलिए हमने लव मैरिज कर ली। अरे बेटा, कोई बात नहीं, तुझे इतनी अच्छी दुल्हन मिली है, इस बात के आगे तो सारी बातें फीकी। बेटा दिव्या, जल्दी से भाभी की आरती उतारो। हाँ माँ, भी उतारती हूँ। दिव्या ने जल्दी से जानवी की आरती उतारी और फिर उसे सोफे पर बिठा दिया। तब माया बोली, जानवी, इनसे मिलो, ये तुम्हारी जेठानी है गंगा। गंगा, जल्दी से अपनी नई देवरानी के लिए कुछ खाने को ले आओ, भूखी होगी बेचारी। हाँ माँ, देवरानी जी, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनाकर लाती हूँ। गंगा सबके लिए गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म पकौड़े बनाती है। सभी लोग साथ में बैठकर खाते हैं। अगले दिन जानवी सुबह उठकर नहा धोकर तैयार होती है और किचन में जाती है। वो किचन को ध्यान से देखती है और अपने आप से कहती है, ओहो, मेरी पहली रसोई में मैं इस तरह के किचन में खाना बनाऊं। यहाँ तो चीजों का कुछ अता पता ही नहीं है, और कितना छोटा है ये किचन, पर खाना तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पर माया आ जाती है और कहती है, अरे जानवी बेटा, तू यहाँ क्या कर रही है और गंगा कहाँ है? माँ, वो आज मेरी पहली रसोई थी ना, तो मैंने सोचा सबके लिए कुछ मीठा बना लूं और साथ में कुछ खाने को। अरे बहू, तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये सब करने के लिए बड़ी बहू है ना, तू तो बस चम्मच चला देना। दिव्या, अरे ओ दिव्या, जल्दी से अपनी भाभी को बुला कर ले आ। फिर दिव्या गंगा को बुलाकर लाती है और कहती है, ला दिया मैंने बुलाकर माँ। बड़ी भाभी कमरे में आराम कर रही थी। क्यों गंगा, तुझे बस आराम करने की ही पड़ी रहती है? कुछ काम धाम भी तो कर लिया कर।
नहीं नहीं माँ जी, मैंने सोचा था कि आज देवरानी जी की पहली रसोई है तो खाना वो बनाएंगी, इसलिए मैं अपने कमरे की सफाई करने लगी थी। तो क्या हो गया, अगर जानवी बहू की पहली रसोई है खाना तो तू ही बनाएगी, जानवी बहू बस चम्मच चला देगी, समझी ना। अब जल्दी कर, सबके लिए खाना बना ले और कुछ मीठा भी बना लेना। चलो जानवी बहू, हम सामने बैठकर टीवी देखते हैं, कोई अच्छा सा सीरियल आ रहा होगा। अपनी सास का ये व्यवहार देखकर जानवी अपने मन में सोचती है, अच्छा तो यहाँ ऐसा होता है, ये लोग तो इंसान की नहीं बल्कि पैसों की इज्जत करते हैं। अगर ऐसा है तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। मैं तो अपने पैसे के दम पर यहाँ पर सब पर राज करूंगी। मुझे बहू बनकर रहने की क्या जरूरत है, भला वैसे भी लव मैरिज करके आई हूँ, मेरा पति तो हमेशा ही मेरे पक्ष में रहेगा। इस तरह माया जानवी को लेकर वहां से चली जाती है और गंगा किचन में खाना बनाने लगती है। साथ ही गंगा मन ही मन में सोचती है, मैं जानती हूँ कि मैं गरीब घर की बेटी हूँ, इसीलिए आप मेरी कदर नहीं करती, और जानवी अमीर घर की बेटी है, इसीलिए आपको उसकी इतनी कदर है। रात होती है तब माया कहती है, देख गंगा बहू, अभी तक मैं और दिव्या, विनोद और तेरे पिताजी हॉल में सोते थे और तुझे और किशोर को हमने कमरा दे रखा था, लेकिन अब नई बहू आ गई है और घर में एक ही कमरा है, तो तुम चारों को इस एक कमरे में एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ माँ जी, मैं जानती हूँ, ठीक है हम कर लेंगे। अब रात होती है, गंगा पहले से ही कमरे में है। जानवी कमरे में जाती है और कमरे को देखकर गंगा से कहती है, देखो गंगा भाभी, मुझे इस तरह कंजेस्टेड रूम में सोने की आदत नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, घर में एक ही कमरा है और साथ साथ एक ही पलंग। तो ऐसा करो कि मुझे तो बिना पलंग के नींद नहीं आएगी, आप नीचे सो जाओ अपने पति के साथ और मैं पलंग पर सो जाती हूँ अपने पति के साथ, और हम बीच से पर्दा डाल लेते हैं। हाँ जानवी, तुम नहीं हो, मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि तुम पलंग पर सो जाओ। तुम चिंता मत करो, हम नीचे एडजस्ट कर लेंगे, और किसी भी चीज की दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद करना जानती हूँ भाभी। जानवी की बात पर गंगा मुस्कुरा देती है। फिर जानवी कमरे में रखे पलंग में सो जाती है और गंगा एक तरफ चटाई बिछाकर जमीन पे। अगले दिन दिव्या जानवी के साथ हॉल में बैठी टीवी देख रही थी, तभी जानवी कहती है, कितनी झमाझम बारिश हो रही है ना दिव्या, ऐसे मौसम में तो गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मजा ही है। और तुम बैठो, मैं पकौड़े बनाकर लाती हूँ, हम दोनों साथ मिलकर खाएंगे टीवी देखते हुए। अरे भाभी, अगर आपको गर्मा गर्म पकौड़े खाने तो आपको खुद बनाने की जरूरत क्या है, गंगा भाभी है ना, वैसे भी वो पूरा दिन कमरे में आराम ही करती रहती, वो बना देंगी हमारे लिए पकौड़े। फिर दिव्या गंगा को आवाज देती है और कहती है, गंगा भाभी, हमें गर्मा गर्म पकौड़े खाने, आप जरा बना कर ला दो। दिव्या, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सर में थोड़ा दर्द था, इसलिए मैं आराम कर रही थी, अगर बुरा ना मानो तो पकौड़े तुम खुद ही बना लो। तभी माया वहां पर आ जाती है और ये सुन लेती है। फिर माया कहती है, गंगा, आजकल तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चलने लगी है, सर में दर्द ही तो है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चल जा और पकौड़े बनाकर लेकर आ। देखती नहीं नई बहू सीरियल देख रही है, अभी अभी तो आई है बेचारी, कुछ तो कदर कर ले उसकी। अब जा यहाँ से और जल्दी पकौड़े बनाकर ला, और हाँ, साथ में चाय भी बना लाना। गंगा चुपचाप किचन में चली जाती है। वो पकौड़े बनाती है और चाय बनाती है और फिर सभी को लाकर खिलाती है। जानवी ये सब देखकर बहुत खुश होती है। अगले दिन फिर से झमाझम बारिश हो रही थी। माया गंगा से कहती है, गंगा, अरे ओ गंगा, कहाँ गई तू? हाँ माँ जी, मैं किचन में काम कर रही थी, बताइए। गंगा, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, काफी सारे कपड़े इकट्ठा हो गए, छोटी बहू की भी कुछ साड़ियाँ और सूट इकट्ठा हो गए। ऐसा कर, तू सारे कपड़े धोकर घर के अंदर ही सुखा ले, हमेशा की तरह। ठीक है माँ जी, मैं धो लेती हूँ। अब गंगा सभी लोगों के कपड़े इकट्ठा करके उसे बारिश में ही बैठकर धो लेती है और फिर अपने कमरे में रस्सी बांधकर कपड़े सुखाने के लिए डालती है। कपड़े गीले होने की वजह से थोड़ा बहुत पानी बेड पर भी गिर जाता है। रात को जानवी जब कमरे में आती है तो बेड गीला देखती है। जानवी गुस्से में चिल्लाकर कहती है, गंगा भाभी, ये क्या किया आपने? कुछ भी तो नहीं किया मैंने। जानवी, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? कुछ भी नहीं किया, सारा का सारा बेड गीला करके रख दिया है, मैं सोऊं कहाँ? लेकिन जानवी, हमारे घर में कपड़े सुखाने की और कोई जगह नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ रस्सी बांधकर कपड़े टांगना पड़ा। फिर भी मैं चादर बदल देती हूँ। चादर बदलने से क्या होगा भला? तुम ये सब मेरे साथ जानबूझकर करती हो। उन दोनों की आवाज सुनकर घर के सभी लोग वहां पर आ जाते हैं। तब दिव्या कहती है, क्या हुआ भाभी, क्या किया बड़ी भाभी ने? देखो ना दिव्या, मैं बेड पर सोती हूँ और ये नीचे, इसीलिए जानबूझकर मेरा सारा बेड गीला कर दिया ताकि मैं सो ही ना सकूं। बेटा, इसमें इतना हंगामा करने की कोई बात नहीं है, एक ही कमरा है घर में कपड़े सुखाने के लिए, इसलिए गीला हो गया होगा। तुम छोड़ो और पलंग की चादर बदल लो।
अजी कैसे छोड़ो, गंगा जानबूझकर ये सब करती है। उसे तो इस घर में अमीर बहू का आना पसंद ही नहीं है। उसे लगता है कि जानवी को भी उसकी तरह गरीब होना चाहिए था। लेकिन माँ जी, ये अमीर और गरीब की बात कहाँ से आ गई और मैं ऐसा क्यों चाहूंगी भला? तुम तो चुप ही रहो भाभी। ऐसा लगता है कि इन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे खुद ही निकालना होगा। अब अगले दिन जानवी बाजार जाती है और वहां से एक वॉशिंग मशीन खरीद कर ले आती है। जब जानवी की सास ये देखती है तो वो कहती है, बेटा जानवी, ये वॉशिंग मशीन कहाँ से लाई हो तुम? कहीं तुमने इसे अपने पिताजी से तो नहीं लिया? अगर ऐसा है तो ये बात ठीक नहीं है बेटा। माँ, मेरे अकाउंट में कुछ पैसे थे, बस उन्हीं से मैंने ये वॉशिंग मशीन खरीद ली। अब घर में किसी को भी कपड़े सुखाने के लिए बेड गीला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मशीन में कपड़े धुल भी जाएंगे और सूख भी जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखा तूने, जानवी बहू सबका कितना ख्याल रखती है। अब इस मशीन में कपड़े धोया कर तू और इसी में सुखा लिया कर। अब तो ये हमेशा की बात हो गई। अगर घर में किसी चीज की कमी होती तो जानवी उसे अपने अकाउंट से पैसे निकाल कर ले आती। इसलिए उसके सास नंद उसकी चापलूसी करते नहीं थकते और जानवी गंगा को बात बात पर नीचे दिखाने से बाज नहीं आती। हर दिन जानवी किसी न किसी बात पर गंगा को नीचे दिखाया करती। बेचारी गंगा चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती। माया को ये सारी चीजें दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी वो चुप थी। एक दिन की बात है, जानवी एक गिलास पानी लेकर अपने कमरे में जाती है और वहां पर गिरा देती है जहां गंगा सोती थी। माया जानवी को ऐसा करते हुए देख लेती है। थोड़ी देर बाद गंगा कमरे में आती है और इतना सारा पानी जमीन पर गिरा देखकर कहती है, जानवी, ये जमीन पर इतना सारा पानी कैसे गिरा है? मुझे क्या पता भाभी, एक ही तो कमरा है, ऊपर से छत से सीलन टपक रही होगी, उसी से पानी आया होगा। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन जानवी, इससे पहले तो कभी भी छत से पानी नहीं टपका, तो फिर आज अचानक? मुझसे क्या पूछ रही हो भाभी? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। माया ये सब देख और सुन रही होती है। बेचारी गंगा वहां से पानी साफ करती है और गीली जमीन पर ही अपना बिस्तर लगाकर सो जाती है। अगले दिन जब गंगा सुबह उठी तो उसे तेज बुखार था, लेकिन फिर भी वो किचन में गई और खाना बनाने लगी। तभी माया वहां पर आई और गंगा को देखकर बोली, क्या बात है गंगा, आज तेरा चेहरा काफी उतरा हुआ है। माया गंगा को छूकर देखती है तो उसे पता चलता है कि गंगा को तेज बुखार है। माया कहती है, गंगा, तुझे तो तेज बुखार है, ऐसा कर तू आराम कर ले, खाना छोटी बहू बना लेगी। ऐसा कहकर माया जानवी को आवाज देकर बुलाती है। फिर कहती है, बेटा जानवी, आज गंगा को बुखार है, ऐसा करो कि आज का खाना तुम बना लो। दरअसल माँ जी, मैं खाना तो बना लेती, लेकिन मेरे सर में थोड़ा दर्द है, इसीलिए मैं खाना नहीं बना पाऊंगी, सॉरी। ऐसा कहकर जानवी वहां से चली जाती है। तब गंगा कहती है, कोई बात नहीं माँ जी, खाना मैं ही बना लेती हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं कर लूंगी। गंगा की ये बात सुनकर माया अपने मन में सोचती है, कितनी अच्छी है गंगा बहू, इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी उसने मना नहीं किया। सबका कितना ख्याल रखती है वो। और दूसरी तरफ जानवी है जो सिर्फ अपने आप से प्यार करती है, सिर्फ अपने लिए जीती है। अब शाम हो जाती है और माया का चाय पीने का मन कर रहा था। माया देखती है कि गंगा अपने कमरे में आराम कर रही है तो माया जानवी से कहती है, जानवी बेटा, जरा मेरे लिए और अपने पिताजी के लिए एक कप चाय तो बना दो। ओहो माँ, मैं सीरियल देख रही हूँ, यदि आपको चाय पीना है तो गंगा भाभी से बनवा लो, मुझसे क्यों? बेटा गंगा तो हमेशा ही सबके लिए काम करती है, आज उसे बुखार है फिर भी उसने खाना बनाया। कभी कभी तू भी कुछ कर लिया कर। क्या बात है माँ जी, आप भी मौसम की तरह रंग बदल रही हो। अभी तक तो आपको मैं ही अच्छी लगती थी। जब आपको अपने घर में वॉशिंग मशीन और जरूरत की बाकी चीजें चाहिए तब तो आप मेरी ही तरफदारी करती थी, लेकिन अब आपका काम निकल गया है तो आपको बड़ी बहू अच्छी लगने लगी। ये तू क्या कह रही है जानवी बहू? मेरे लिए दोनों बहुएं एक बराबर हैं और आज के बाद मैं दोनों से एक जैसा ही बर्ताव करूंगी। अच्छा, तो अब दोनों बहुएं आपके लिए एक बराबर हो गई। कान खोलकर सुन लीजिए माँ जी, मैंने विनोद से इसलिए शादी नहीं की कि आप सबकी बातें सुनकर चलूं। और हाँ, मैंने जो इतना खर्चा किया है आपके घर पर, वो भी इसलिए किया कि मैं ठाट बाट से जिंदगी गुजार सकूं, गंगा भाभी की तरह गरीबों की जिंदगी नहीं। और यदि आपका बर्ताव मेरे प्रति ऐसा हुआ तो याद रखिए, मैं अपने पति को लेकर इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। जानवी ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। माया को ये सुनकर बहुत दुख होता है, वो बहुत उदास हो जाती है। तब जानवी के ससुर कहते हैं, माया, ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने ही अपनी दोनों बहुओं में फर्क किया। गरीब होने की वजह से गंगा को तुमने कम महत्व दिया और अमीर होने की वजह से जानवी को ज्यादा। और देखो इसका नतीजा क्या हुआ। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, गलती सारी मेरी ही है, लेकिन अब मैं जानवी को ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती। कहीं ऐसा ना हो कि वो सचमुच मेरे बेटे को लेकर यहाँ से अलग रहने चली जाए। मैं अपने बेटे को देखे बिना नहीं रह सकती जी। अब माया जानवी को कुछ भी कहना छोड़ देती है।
माया देखती है कि जानवी पूरा दिन आराम करती है और गंगा घर का सारा काम करती है और हमेशा ही नीचे बिस्तर लगाकर सो जाती है और किसी की बात का कभी जवाब नहीं देती, सभी का बहुत ख्याल भी रखती है। ये देखकर माया को गंगा पर बहुत दया आती है। इस चिंता में वो खाना पीना कम कर देती है और हमेशा फिक्र में ही डूबी रहने लगती है। इसी बीच एक दिन गंगा अपनी सास के पास आती है और उन्हें बताती है, माँ जी मुझे आपको एक बात बतानी है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? ये क्या कह रही है तू बहू? ये तो बहुत खुशी की बात है, घर में बच्चा आ जाएगा ना तो घर का माहौल भी अच्छा हो जाएगा। इसके बाद माया घर के सभी लोगों को बताती है और ये खुशखबरी सुनाती है। साथ ही माया कहती है, देखो दिव्या, जानवी, हम सबको मिलकर अब गंगा का ख्याल रखना होगा। जानवी ये सुनकर अपने कमरे में चली जाती है। इस बार दिव्या को भी बुरा लगता है। दिव्या अपनी माँ से कहती है, आप चिंता मत करो माँ, मैं तो हूँ ना भाभी का ख्याल रखने के लिए, मैं भाभी का पूरा ख्याल रखूंगी। गंगा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और दिव्या को गले से लगा लेती है। प्रेग्नेंट होने के बाद भी गंगा घर का पूरा काम करती। अब दिव्या कभी कभी गंगा की काम में मदद कर दिया करती थी, लेकिन जानवी कभी भी कोई भी मदद नहीं करती थी। एक दिन की बात है, जानवी बाजार से घर आई। उसके सैंडल में काफी सारा कीचड़ लगा हुआ था। जानवी घर में कीचड़ वाले सैंडल के साथ अंदर आ गई। माया ने जब ये देखा तो वो जानवी से बोली, ये क्या जानवी, तुम इतने कीचड़ के साथ घर के अंदर आ गई? तुम्हें पता है ना कि गंगा बहू प्रेग्नेंट है, अगर उसका पैर इस कीचड़ में पड़ जाता और वो फिसल जाती तो? देखिए माँ जी, मुझे इतनी सी बात के लिए इतना सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं इतनी सारी चीजें घर में ला सकती हूँ तो एक वैक्यूम क्लीनर भी ला सकती हूँ। मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ। अब जानवी फोन करके एक वैक्यूम क्लीनर ऑर्डर करती है और वो वैक्यूम क्लीनर से कीचड़ साफ कर देती है और गुस्से में कमरे के अंदर चली जाती है। धीरे धीरे जानवी का घमंड और बढ़ने लग जाता है। बेचारी माया ये सब कुछ देखकर भी चुपचाप रहती है। फिर भी एक दिन गंगा सभी को चाय दे रही थी। उसने जानवी को भी चाय दी, लेकिन धोखे से चाय जानवी के कपड़ों पर गिर जाती है। जानवी बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है, ये क्या किया भाभी आपने? मेरे इतने महंगे कपड़े पर चाय गिरा दी, शर्म नहीं आती आपको? बहू, गंगा ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वो जानबूझकर ही ऐसा करती हैं। गंगा भाभी मुझसे जलती हैं, उनसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती। ऐसा नहीं है जानवी, तुम गलत समझ रही हो। चाय धोखे से गिरी है, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तुम तो चुप ही रहो, गरीब फटीचर, अपनी औकात मुझे मत दिखाओ। ये सब सुनकर दिव्या को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, बस बहुत हुआ भाभी आपका, बंद करो ये तमाशा। गंगा भाभी जितना बर्दाश्त कर रही हैं आप उतना ही बोले जा रही हो। ना उनकी अभी कोई गलती है, ना उनकी कभी कोई गलती थी। गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आपको अपने पैसों का कुछ ज्यादा ही घमंड है, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, आपका ये घमंड हमारे घर में नहीं चलेगा। अच्छा, तो ये तुम्हारा घर हो गया? ठीक है, मुझे तुम्हारे घर में नहीं रहना। विनोद, अभी इसी वक्त चलो यहाँ से। मुझे यहाँ नहीं रहना, हम मेरे डैड के घर पर जाकर रहेंगे। तुम्हें जहाँ जाना है तुम वहाँ जा सकती हो जानवी, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो विनोद? क्या इसी दिन के लिए तुमने मुझसे शादी की थी कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो? मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा जानवी, तुमने खुद को खुद ही अकेला किया है। अरे मेरे सारे घर वाले तुम्हारी बदतमीजियां लगातार बर्दाश्त करते रहे और मैं चुपचाप देखता रहा। मुझे लगा कि आज नहीं तो कल मेरे घर वालों का प्यार तुम्हें बदल देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना ही तुम्हारी बदतमीजियां कम हुई और ना ही तुम्हारा व्यवहार। कुछ नहीं बदला। शायद गलती मेरी ही थी। मैंने सोचा था कि तुम अमीर घर से हो तो क्या हुआ, तुम दिल की बहुत अच्छी हो, मेरे घर में तुम एडजस्ट कर लोगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए तुम्हारे डैड के घर छोड़ आता हूँ। सामान पैक कर लो, शाम को मैं तुम्हें तुम्हारे डैड के घर छोड़ दूंगा। विनोद ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। अब जानवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि वो सबसे कितना बुरा व्यवहार कर रही थी। जानवी रोने लगती है और सबसे माफी मांगती है। विनोद, सच कह रहे हैं, सचमुच ये सब मेरी ही गलती है। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद आप सबके साथ मिलजुल कर रहूंगी और कभी भी ऐसा नहीं करूंगी जिससे आप सबको तकलीफ हो। गंगा भाभी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। कुछ भी हो जाए, मैं विनोद से अलग नहीं रह सकती हूँ। मुझे आप लोगों के साथ ही रहना है। सभी लोगों ने जानवी को माफ कर दिया और गले से लगा लिया। शाम को किशोर और विनोद घर आए और किशोर ने कहा, माँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हम दोनों भाइयों को हमारे नए बिजनेस में कुछ प्रॉफिट हुआ है और इस प्रॉफिट से हम अपने आंगन में एक और कमरा बनाएंगे ताकि दोनों बहुओं के अलग अलग कमरे हो। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हुए। जल्दी ही वो लोग आंगन में एक और कमरा तैयार कर लेते हैं। अब दोनों बहुओं के पास अपने अलग अलग कमरे थे। दोनों मिलजुल कर साथ रहते हैं, साथ ही खाना बनाते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं।